शोएब खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शोएब, इसका तो नाम भी बड़ा मुश्किल है, एम्प्टी क्वार्टर्स रोवर खाली। आप ही बेहतर बता सकते हैं कि नाम क्या है, कैसे सोचा आपने कि भाई इसको सर करना है, इसको कवर करना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सदफ, थैंक यू अशफाक और एयर1 न्यूज़ का मुझे इनवाइट किया, अपनी एडवेंचर स्टोरी बताने का मौका दिया। ट्रैवलिंग का जुनून तो था ही और काफ़ी अरसे से ट्रैवलिंग में लगे हुए थे। अब क्योंकि सऊदी अरब में रहते हैं और खलीजी ममालिक में ऑफ रोडिंग बड़े शौक से की जाती है। रुबुल खाली एम्प्टी क्वार्टर जिसका बहुत वसी पैमाने पे ये फैला हुआ है, सऊदीया, यमन, ओमान और यूएई की बॉर्डर तक इसकी हदें हैं। तो सऊदीया में ज़्यादा इलाका सऊदीया में, तो हमें एक चैलेंज मिला कि इनका जो लॉन्गेस्ट रूट है जिसकी 1180 किलोमीटर, तो उसको पार करने का चैलेंज था। तो उसकी तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट की। ख़तरनाक ये डेजर्ट है इसलिए कि यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है और आइसोलेटेड है और आपका कोई नेटवर्क नहीं। आपको एडवांस जीपीएस सिस्टम के साथ हमने यूज़ किए। हम सैटेलाइट फ़ोन हमने यूज़ किए। यानी कि दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने। अब आप ये कह सकते हैं बड़ी आसानी से। तो शोएब, ये भी बताइएगा कि अब क्या चैलेंजेस आप जो बता रहे थे, आपने कहा इंटरनेट नहीं है, लेकिन कितना टाइम लगा आपको इस पूरी पट्टी को कवर करने में? देखिए, हमने शुरू में जो प्लानिंग की थी कि जो हमने वे पॉइंट डिसाइड किए, डेली की हमारी ट्रैवलिंग का टाइम डिसाइड किया, कितने किलोमीटर करने हैं, तो उस हिसाब से 10 दिन हमें ओवरऑल लगे। 12 दिन का प्लान था लेकिन 10 दिन में हमने कंप्लीट किया। मुश्किलात क्या रही? इसके अलावा हमारा मुश्किलात ये कि जो टीले और आपके जो सैंड ड्यून है उनका जो सिलसिला है और उनकी जो हाइट थी ऑलमोस्ट 14 से 15 फ्लोर की बिल्डिंग, और उनको पार करना होता था और डेली हमें 40 से 50 दफ़ा उनको पार करना होता था क्योंकि हमें अपने ट्रैक पे रहना होता था। ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हुए तो पता नहीं है कि आगे क्या है। तो हम अपने वे पॉइंट जैसे कहा ना कि डिसाइड किए हुए थे, उसके अलावा हमने राइट और लेफ़्ट नहीं होना था। एक और चैलेंज था कि हमने रिफ्यूलिंग करनी थी रास्ते में, क्योंकि आप शुरू में इतना लोड लेके नहीं लेके जा सकते थे। तो उसके लिए हमने रास्ते में रिफ्यूलिंग की ऑर्गेनाइज़ किया। एक टीम आई हमें रिफ्यूलिंग कराने के लिए और तकरीबन 350 किलोमीटर वो लोग अंदर आए। हम लोग अपने ट्रैक से थोड़ा ऑफ हुए और चैलेंज ये भी था कि वो लोग टाइम पे पहुंचते नहीं पहुंचते। खैर वो हम लोगों ने रिफ्यूलिंग की, वहाँ से फिर अपना फर्दर रास्ता स्टार्ट किया। चलें, ठीक है। शोएब साहब, आप बड़ा इंटरेस्टिंग जब आप अपने इसके बारे में बता रहे हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शोएब साहब से बात करते हैं, वो काफ़ी देर से इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट शोएब साहब। और हम जानना चाह रहे थे बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि जी कुछ नया एडवेंचर किया जाए लाइफ में, और जो आपने सहराओं का कहते हैं ना एक अहाता पूरा कर लिया है। सो ये शौक क्यों हुआ आपको? मतलब लोग जाते हैं, रोड ट्रिप पे जाते हैं, साइकिल के थ्रू जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में चले जाते हैं, आपने ये वाला एडवेंचर क्यों चूज़ किया? अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें कनेक्ट करें। बेसिकली ये 4 सहरा जिसे एम्प्टी क्वार्टर्स कहा जाता है, और वहाँ पर आप ये देखिए कि एक ऐसी जगह, ठंडा मौसम, वियर्ड मौसम, और दूसरा ये है कि जिस तरह से वो बता रहे थे कि वो ट्रैक से नहीं हट सकते थे क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ट्रैक से हटेंगे तो क्या होगा। और फिर 4-4 मंजिला इमारतों जितने जो ड्यून्स और ये जो टीले जिसे बन जाते हैं उनको क्रॉस करना। एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी कि जैसे समंदर में आप जाते हैं, समुद्री सफ़र करते हैं, तो आपको सी सिकनेस होती है। क्या जब आप सहरा में इस तरह तवील टाइम गुजारते हैं, लाइक 10 डेज, तो वहाँ पर भी किसी एग्जॉशन होती होगी? शोएब साहब से पूछ लेते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शोएब साहब, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। ये हमें बेसिकली सदफ और मैं यही जानना चाह रहे थे, और सदफ का ये सवाल था कि ये जो समंदर में जाते हैं तो सी सिकनेस होती है, वहाँ पर मोशन सिकनेस होती है क्योंकि वो ज़ाहिर है कि कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से और एक अलग से एटमॉस्फेयर देखने की वजह से। सहरा में क्या एग्जॉशन होती है या चारों तरफ आपको सहरा ही सहरा देखने को मिलता है? क्या उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंसान की नफ्सियात पे? आप ये वीडियो देख सकते हैं कि सहरा ही सहरा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ड्राइनेस होती है। और सुबह जब आप 8 बजे ड्राइव स्टार्ट करो और शाम
4:30-5 तक ड्राइव करते रहो, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना टफ होता होगा हमारे लिए। और पूरी ड्राइव करने के बाद भी आप मैक्सिमम 100 या 150 किलोमीटर ही सिर्फ कवर कर चुके होते हो, क्योंकि ड्यून्स होते हैं, सैंड होती है, सॉफ्ट सैंड, आपको टीलों को क्रॉस करना होता है, आप फ्लो में ऊपर चढ़ तो जाते हो, जब आप स्टीप उतराई करते हो तो इट्स रियली डेंजरस, सॉफ्ट सैंड होती है, वहीं पे जाके गाड़ियाँ स्टक होती हैं। तो आधा घंटा 8 गाड़ियों में से एक गाड़ी भी स्टक हो गई तो आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही तो गया। ऐसी कोई ख़राबी वगैरह तो नहीं हुई गाड़ियों में वहाँ पर जाते हुए? और दूसरा ये है कि ठहरने का इंतज़ाम किस तरीके से करते थे, कैंपिंग किस तरह करते थे? वहाँ पर भी जाहिर है कि रेत के तूफान वगैरह भी आने के इम्कानात होते जाहिर है होंगे। कहीं रुक के आप खाते भी होंगे तो वहाँ पर रेत ही रेत होती होगी। ये मंजर हम देख रहे हैं, गालिबन ये नाश्ता हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों से कैसे आप डील करते हैं? हमने वे पॉइंट डिसाइड किए हुए थे शुरू से ही कि यहाँ रुकना है, इतना किलोमीटर हमने कवर करना है, डेली की हमारी एक एवरेज बना ली थी। तो हम लोग जो भी जैसे ही असर का टाइम होता था हम लोग अपनी जगह ढूंढ लेते थे कि अब हमने पहराव करना है, अपना सेटल डाउन करना है, टेंट वगैरह लगाना है। तो ये हम सबसे पहले पूरे दिन की ड्राइव के बाद फिर रेस्ट वेस्ट करके खाना शाना अरेंजमेंट करना सारा कोई, फिर रेस्ट करना, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के दोबारा तैयारी करना, नेक्स्ट वे पॉइंट को फाइनल करना। अगर अगला वे पॉइंट हमारा लाइक पूरा हमने कंप्लीट नहीं किया जिस वे पॉइंट पे हम पहुँचे, तो अगले टास्क हमारा ज़्यादा हार्ड हो जाता था, क्योंकि 2-3 दिन तो रेत के तूफ़ान आते रहे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी हार्ड टफ टाइम रहा है। तो वो कैसे, मैं वही जानना चाह रहा था कि वो टाइम कैसे आप इंड्योर करते थे कि जब रेत का तूफान आ रहा है, वो तो उसके अंदर तो मतलब रेत की पूरी तह आपके ऊपर चढ़ जाती है और काफ़ी मूव भी करती है रेत इधर से उधर, इट्स क्वाइट डेविस्टेटिंग। तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होता था? कोई गाड़ियों में ख़राबी वगैरह तो उसकी वजह से नहीं हुई? हम लोग कोशिश करते थे कि वैली में ही ड्राइव करते रहें, वैली में ज़रा इतना हार्ड हमें इशू नहीं फेस करना पड़ा। और ड्यून्स क्रॉस करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता कि आप किस ड्यून्स पे चढ़ रहे हो और आगे कितनी स्टीप है, क्योंकि ज़ाहिर है रेत का तूफ़ान है। तो कोशिश करते कि हम लोग वैली में ड्राइव करते रहें, और वो ड्राइव इसलिए करते थे कि जितना हम ट्रैवल करेंगे हो सकता है कि तूफ़ान आगे थोड़ा थम जाए, थोड़ा कम हो जाए, जैसा कि होता था अक्सर। तो शेख साहब, जो ट्रैवलर होते हैं, जो सयाह होते हैं, उनके लिए हर एक नया एडवेंचर जो है वो कुछ ना कुछ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। ये आपके लिए किस तरह लर्निंग एक्सपीरियंस था? फिर आप इसके बाद क्या करना चाहेंगे? देखिए, बिना तैयारी तो कभी भी मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि जाए, इसके कारवां के बिना बिल्कुल ना जाए। आप पूरा एक ग्रुप बनाते हो, उनके साथ आपका एक आप प्रिपरेशन करते हो, आपके ग्रुप में बाकायदा लाइक प्रैक्टिस की हो जिन्होंने, वही जा सकते हैं। आप इस जैसे सहरा में तो नामुमकिन है किसी आम इंसान का सोचना और जाना। और मैं लोगों को, अपने सब भाइयों को यही कहूँगा कि इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस किया करें और फिर जाया करें। अक्सर लोग जो है ना शौक़ में चले तो जाते हैं, फिर अपनी 4 व्हीलों का नुकसान कर बैठते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। इसके ऊपर पहले होमवर्क किया करें। ठीक है। तो हमने भी बाकायदा गाड़ियों को अपलिफ्ट कराया, उसके ऊपर वर्किंग की। जैसा आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस है और फ्यूल टैंक ऊपर रखा हुआ है, हमने एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लेके गए हुए थे। उसके बावजूद हमने वहाँ पे रास्ते में फ्यूल अरेंजमेंट की थी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा लोड शुरू में लेके नहीं जा सकते थे, और ये क्योंकि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था और उसको कवर करना था, यही चैलेंज था और अचीवमेंट भी यही थी कि वी हैव टू डू इट। चैलेंज। थैंक यू सो मच शोएब खान साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी।